ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कि फर्स्ट ईयर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। किसके लिए है? आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है। जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है, जो 2 वर्षीय वाली हमारी कोर्स होती है, उनमें जिनमें भी ड्राइंग का आपका सब्जेक्ट है उनके लिए ये फर्स्ट ईयर में कॉमन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन फिटर जो भी सब आपकी ट्रेड है सब में या जो सब्जेक्ट होगा आपका ड्राइंग का वह क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। फर्स्ट ईयर में जिनमें भी जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती है उनमें यह कॉमन रहता है। इसका जो है जो मैं आपको पार्ट्स कराऊंगा, जैसे पार्ट 2 है, इसके पहले मैंने पार्ट 1 भी करा रखा है। तो सवाल आता है कि सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? सबसे पहला सबका सवाल यही होता है सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए हमारी ये वेबसाइट है www.globaliti.org। इस पर जो करके आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने फ़ोन में वेबसाइट ओपन कीजिएगा। कैसे डिटेल में अगर आपको जानना कैसे डाउनलोड करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिए। मैंने उसमें बिल्कुल अच्छे से वेबसाइट को ओपन करके दिखाया है कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको मोबाइल में कुछ इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, वेबसाइट ओपन करते ही राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें दिखेंगी, आप इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और उसमें हिंदी में लिखा हुआ होगा क्या? कोर्स। क्या लिखा होगा हिंदी में? कोर्स लिखा होगा। आप कोर्स पे क्लिक करना तो उस पर इलेक्ट्रिशियन फिटर वर्कशॉप कैलकुलेशन और लास्ट में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा हुआ मिल जाएगा। हिंदी में लिखा होगा, क्या लिखा होगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक कर लेना, फिर उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ऑप्शन आएगा, उसमें आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना और वहाँ पे नीचे आपको पीडीएफ पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये होगी पीडीएफ की बात। बाकी वीडियो अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, या तो पार्ट 2 देख के पार्ट 1 देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों देख लीजिए। ठीक है, बाकी ऐसे हम लोग धीरे धीरे एक एक करके इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला, पेपर आकार के इंजीनियरिंग पद्धति में, ठीक है, पेपर साइज की बात कर रहा है। इंजीनियरिंग में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से A2 आकार के होते हैं। जो हमारे ड्राइंग में, जो हमारे इंजीनियरिंग में ड्राइंग में जो हमारे पेपर साइज यूज किए जाते हैं ना, उनकी कोडिंग की गई है। A0, A1, A2, A3, A4 इस टाइप से करके A5 तक है आपका। ठीक है, तो उनका क्या अलग अलग साइज है, उनके कोडिंग के हिसाब से उनका अलग अलग साइज है। A0 वाला साइज सबसे बड़ा होता है, A1 वाला उससे छोटा, A2 उससे छोटा, A3 उससे छोटा, A4 उससे छोटा और A5 सबसे छोटा होता है। A4 साइज जनरली सब लोग जानते होंगे, जो हम फोटोकॉपी वाला पेपर यूज करते हैं, जिसपे फोटो कॉपी कराया जाता है दुकानों से, वह A4 साइज होता है। और उसका तो सबके जबान पर ज़्यादातर जो लोग मतलब इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं, उन्हें इसका मालूम होता है कि 210 × 297 जो होता है वो किसका होता है? A4 साइज होता है। किसका होता है? A4 साइज होता है। और यहाँ से हमसे किसका पूछ रखा है? A2 का पूछ रखा है, A2 साइज का पूछ रखा है। ठीक है, तो जो पहला है 841 × 1189 mm, यह हमारा A0 साइज का होता है। कौन सा साइज का होता है? A0 का होता है। A0 जो हमारे पेपर का साइज होगा। अगर कोई कह रहा है कि यह जो आपकी पेपर है या जो आपका कागज है ये A0 साइज का, इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 841 × 1189। ठीक है, अगर वहीं पे बात कर लें, ठीक है, A0 दूसरा जो 594 × 841 mm, यह जो है हमारा A1 साइज है। ठीक है, किसका है? A1 है। और यहीं पे बात करें 420 × 594, तो यह हमारा, ठीक है, A2 का है। किसका है? A2 का है। 210 × 297 जो है यह A4 साइज होता है। किसका होता है? A4 साइज होता है। बीच में क्या A3 गायब हो गया? A3 का क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं A3 का भी लिख देता हूँ, वैसे इसमें है नहीं। ठीक है, A3 का जो होता है हमारा, ठीक है, 297 × 420 होता है। ठीक है, किस में रहेगा? mm में रहेगा। आई बात समझ में? A3 का क्या होगा? 297 × 420। आप बिल्कुल आसानी से इसे याद कर सकते हैं। हर एक का आप देखेंगे, जैसे पहला क्या 841 × 1189, तो आपको एक एक याद करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा 1189 होता है, उसके बाद 594 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 594 के बाद 420 आएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, 1189 है, 841 है, तो आपको यही सीरियल ठीक है। 1189 के बाद क्या? 841 है, फिर 504, मतलब ऐसे आप इनको लिख लीजिए। 1189, इससे छोटा क्या है? 841 है, उससे छोटा क्या है? 594 है, उससे छोटा क्या है? 420 है, उससे छोटा क्या है आपका? 210 है, सॉरी 297 है,
और 210 है, तब हम अपना सीरियल से काम कर सकते हैं। देख रहे हैं जैसे पहला वाला है, पहले वाले में क्या होगा आपको ध्यान रखना है, 1189 के बाद 841 आएगा, 594, 420, 297, 210। अगर ये सीरीज आपको याद है तो आप काम कर सकते हैं कि भाई पहला हमारा होगा 841 मतलब A0 का इंटू 1189, फिर दूसरा पे क्या 841 है तो 841 वाला यूज हो गया है तो वह इसमें भी आएगा, कहाँ आएगा बाद में आएगा 841, इससे पहले क्या आएगा 594। आ रही बात समझ में। इसके आगे वाले में अब क्या होगा 594 के बाद क्या है 420 है तो 420 रहेगा ही प्लस इसमें वाला एक 594, फिर इसके नीचे क्या आएगा 594 के बाद 420 वाला हमने लिख लिया है, उसके बाद 297 है इंटू एक कौन सा ये पहले वाला 420, उसके नीचे क्या है 210 है तो 210 इंटू एक ऊपर वाला ले लेंगे 297। तो देख रहे हैं कितना आसान है। इस टाइप से अगर आप ये चीज ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आसानी सीरीज बना लो, A0, A1, A2, A3, A4, तो आपको आसानी से याद रहेगा ये तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, A2 का पूछ रखा था और A2 का 420 इंटू 594 mm होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एक शीट्स ब्लॉक में टाइटल ब्लॉक जो होता है जब हम ड्राइंग बनाते हैं ना ड्राइंग शीट पे जो भी हमारी साइज की होगी ड्राइंग शीट, उस पर जब ड्राइंग बनाई जाती है तो राइट साइड कॉर्नर में नीचे की तरफ, बॉटम साइड में नीचे की तरफ हम टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। टाइटल ब्लॉक जनरली जो इसका साइज होता है, ठीक है, या 65 या कहीं पे 85 भी रहता है, कहीं पे 65 रहता है, और जनरली हम 85 वाला लेते हैं। कौन सा, एक मिनट, सॉरी 185 और ये 65 वाला लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है ड्राइंग शीट पर राइट साइड नीचे बॉटम की तरफ, कोने की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। तो टाइटल ब्लॉक में हमारा क्या क्या लिखा होता है, तो टाइटल ब्लॉक में जैसे कंपनी का नाम और पता, कंपनी नेम और एड्रेस, ये टाइटल ब्लॉक में लिखा जाता है, सही है। यहाँ पे पूछ रखा है कि टाइटल ब्लॉक में को छोड़कर निम्नलिखित सभी सूचनाएं होती हैं, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता है। पार्ट्स की सूची, उसके बाद ड्राइंग शीट का आकार, अक्षर पद, कह रहा है ड्राइंग शीट साइज और लेटर डिजेनेशन, मतलब लेटर का पद जो है और ड्राइंग शीट का साइज क्या है, तो ये भी हमारा टाइटल ब्लॉक में लिखा जाता है, मतलब ये भी सही है। ड्राइंग संख्या मतलब ड्राइंग नंबर हम टाइटल ब्लॉक में लिखते हैं और उसमें दर्शाते हैं कि जो ड्राइंग संख्या हमारी कौन सी बन रही है। तो जो टाइटल ब्लॉक होता है उसमें कंपनी का नाम और पता भी होता है, ड्राइंग शीट का साइज और लेटर डिजिनेशन भी होता है, ड्राइंग नंबर भी होता है। तो क्या चीज नहीं होती, तो जो ऑप्शन बी दे रखा है पार्ट्स की सूची, मतलब पार्ट्स की लिस्ट, पार्ट्स कोई पार्ट्स है उसका लिस्ट या सूची हम ड्राइंग के टाइटल ब्लॉक में नहीं दर्शाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि इसको नहीं दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऑर्थोग्राफिक दृश्यों के जोड़े दोनों ऊंचाई आयाम को दिखाते हैं। ऊंचाई आयाम का मतलब है हाइट डायमेंशन। तो कह रहा है कि ऑर्थोग्राफिक दृश्य, आप लोग इसलिए मैं कह रहा था ना कि जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ही मत पढ़िए, साथ में सब्जेक्टिव भी तैयार कीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक तो डाउट है कि कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी, क्योंकि ये मेन टाइम पे पलटी मार जाते हैं ऐसे बोर्ड वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। अगर आपने सब्जेक्टिव कर रखा है तो ड्राइंग अगर आपने बना रखा है तो आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट होगा और आप आसानी से ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए पूछ रखा है ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी में क्या करते हैं हम, जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, सॉरी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू इस टाइप से बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, हम 3 व्यू में दिखाते हैं। ऑर्थोग्राफिक को 3 दृश्यों में दिखाया जाता है, 3 व्यूज में दिखाया जाता है। जबकि हमारा आइसोमेट्रिक हो, चाहे ऑब्लिक हो, पर्सपेक्टिव हो, ये तीनों पिक्टोरियल व्यू के पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक, इन्हें हम एक ही व्यू में दिखाते हैं, मतलब एक ही व्यू में हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दिखाई देती है, मतलब एक फिगर में, ठीक है। जैसे किसी घर का नक्शा बना हुआ हो, इस टाइप से कोई अगर घर बना हुआ है तो जो एक फिगर में हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, किसी एक ही चित्र में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें हमें दिखाई देती है, तो आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव हो सकता है, मतलब वो पिक्टोरियल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगर हमारे जो फिगर है वो 3 दृश्यों में बना हुआ हो, 3 व्यूज में बना हुआ हो, तो उसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे फ्रंट, टॉप, साइड, इस तरह से हम अलग अलग बनाते हैं ऑर्थोग्राफिक में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई फिगर है, ये फिगर है
कुछ भी मैं आपको एक बना देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये हमारा हो सकता है आइसोमेट्रिक व्यू या ऑब्लिक। जनरली हम जो भी ड्राइंग यूज करते हैं ना, तो हम ज़्यादातर आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं, ठीक है। यह हमारा आइसोमेट्रिक फिगर हो गया। यह हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होता है कि इसकी दोनों लाइनें 30 डिग्री पे होती है। कितने पे होती है? इधर से भी 30 और इधर से भी 30 होती है। ये दोनों लाइनें लंबाई चौड़ाई वाली। जो ज़्यादा लंबा होता है या लंबाई हो गई हमारी, और इसको फ्रंट बोलते हैं। इधर से फ्रंट देखेंगे। जो लंबी भुजा होती है उसको फ्रंट व्यू मान लिया जाता है। ये छोटी वाली भुजा दिख रही है तो यह चौड़ाई को दिखाएगी और इसको साइड व्यू मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? साइड व्यू। और यह हमारी जो यह वाली लाइन है यह ऊंचाई को दिखाती है। किसको दिखाती है? ऊंचाई को दिखाती है। यही हो गया ना। और ऊपर से हम टॉप व्यू देखते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा क्या कहलाता है? टॉप होता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, फ्रंट वाले में अगर हम फिगर बनाएंगे फ्रंट को देख करके तो यह फ्रंट बनेगा ना। अगर इसको हम देख करके बनाते हैं फ्रंट वाले को, ठीक है। ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ, फिर मैं उसको समझाता हूँ। ऑप्शन में लिखा है कि कौन से ऑर्थोग्राफिक दृश्य के पेयर में, मतलब दो दो जोड़े के रूप में दिया हुआ ऑप्शन ना, कौन से पेयर में ऊंचाई आपको दिखाई देगा, ऊंचाई वाली डायमेंशन दिखाई देंगी कौन से वाले व्यूज में? बाएं तरफ और अग्र। अब हिंदी में अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं इसलिए इंग्लिश लिख देता हूं, ज्यादा आसानी समझ में आएगा। मतलब बाएं तरफ का मतलब हो गया, ठीक है, लेफ्ट साइड व्यू। लेफ्ट साइड व्यू की बात कर रहा है। कौन सा साइड व्यू? लेफ्ट वाला। जैसे इसमें देखिए लेफ्ट वाला साइड व्यू हमें दिखाया, लेफ्ट साइड व्यू हो। और अग्र का मतलब फ्रंट व्यू। क्या? फ्रंट व्यू। पहला ऑप्शन है लेफ्ट साइड व्यू और फ्रंट व्यू। दूसरा कह रहा है शीर्ष और अग्र, मतलब शीर्ष का मतलब टॉप व्यू और अग्र का मतलब फ्रंट व्यू, ठीक है। अगला ऑप्शन कह रहा है शीर्ष और पिछला। शीर्ष का मतलब टॉप व्यू और पिछला का मतलब रियर व्यू। ये वाला तुम ड्राइंग में पढ़ते नहीं है। अगला कह रहा है आधार और दाएं तरफ। आधार का मतलब बॉटम और दाएं तरफ मतलब राइट साइड वाला व्यू, मतलब यह भी साइड व्यू ही है। तो एक तो आप आसानी से यहां से थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हैं कि भाई बॉटम हम जब भी पढ़ते हैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू की बात करते हैं। देखिए इसमें फ्रंट टॉप आ रहा है, ये ठीक है। इसमें साइड व्यू और फ्रंट व्यू आ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें टॉप व्यू है, रियर, रियर वाला तो हम करते नहीं तो ये ऑप्शन होगा नहीं। वैसे इसमें राइट साइड है, मतलब साइड व्यू है, वो तो ठीक है, पर बॉटम आ गया, ये वाला भी हम नहीं करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। अब इन दोनों में हमें देखना है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हम फ्रंट व्यू लेते हैं, फ्रंट व्यू लेते हैं तो फ्रंट व्यू में क्या क्या बनेगा? यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा, ये फ्रंट व्यू में आएगा। तो जब फ्रंट व्यू बनेगा तो इसमें हमें लंबाई दिखाई देगी और ऊंचाई, ये पूरा लाइन बनेगी ना, तो ऊंचाई वाली लाइन आएगी और लंबाई वाला। इसका मतलब आप कह सकते हो कि फ्रंट व्यू में हमें हाइट मिल जाएगा, ऊंचाई वाला डायमेंशन मिल जाएगा। फ्रंट व्यू में क्या क्या आ रहा है? फ्रंट वाले में हमें मिल रहा है लंबाई और ऊंचाई, दो डायमेंशन मिलेगी फ्रंट में। उसके बाद इसके साथ साइड व्यू है। साइड व्यू में आ जाइए तो देखिए साइड व्यू में क्या है? साइड व्यू में ये किसको दर्शाएगा? तो चौड़ाई को दर्शाएगा, क्योंकि जब आप साइड व्यू बनाएंगे तो यही वाली लाइन तो बनेगी, साइड से देखेंगे तो यह वाला ब्लॉक बनेगा। तो ये चौड़ाई को दिखाएगा और दूसरा ऊंचाई को। मतलब साइड व्यू किसको किसको दिखा रहा है? साइड व्यू दिखा रहा है, चौड़ाई को दिखा रहा है, साथ में ऊंचाई को भी दिखा रहा है। उसके बाद बात करते हैं टॉप व्यू की। कुछ ऑप्शन में टॉप भी है। टॉप क्या क्या दिखाता है? तो देखिए टॉप ऊपर होता है, यह लंबाई है तो टॉप का यह वाली लाइन भी लंबाई को दिखाएगा। यह चौड़ाई है तो सेम वही ये भी है, जो नीचे है वही ऊपर भी है। तो अगर यह चौड़ाई को दिखा रहा है तो इसका यह वाला भी चौड़ाई को दिखाएगा, और अगर यह लंबाई को तो यह वाला भी लंबाई को दिखाएगा। तो टॉप व्यू में जब आप बनाओगे तो ऊपर वाला हिस्सा बनेगा ना, ये वाली चीज बनेगी, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है आपका ये लंबाई और इधर चौड़ाई, मतलब टॉप व्यू लंबाई को दिखाएगा और चौड़ाई को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? लंबाई को दिखाएगा और चौड़ाई को दिखाएगा। अब ऑप्शन देखिए, हमें चाहिए जो दोनों ऊंचाई को दिखाता हो। तो पहले में क्या है? साइड व्यू है, लेफ्ट वाला साइड व्यू है और फ्रंट व्यू है। तो देखिए साइड व्यू में भी ऊंचाई है और फ्रंट व्यू में भी ऊंचाई है, मतलब साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों में ऊंचाई वाले डायमेंशन होते हैं, आयाम होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि बी में देख लीजिए टॉप और फ्रंट दिया हुआ है, तो फ्रंट वाले में तो ऊंचाई है, लेकिन टॉप वाले में क्या ऊंचाई है? टॉप में देखिए लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई वाले डायमेंशन है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। समझ में आया? तो अगर कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, क्वेश्चन करने पर टाइम ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ड्राइंग है। मैं सोच रहा हूँ थोड़े अच्छे से आपको अगर समझा के बताऊंगा तो चीजें याद रहेंगी, रटने वाली चीज तो है नहीं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
सेंटर रेखा को के रूप में खींचा जाता है। सेंटर लाइन ड्राइंग में हमारी जो होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ड्राइंग बना लोगे वीडियोस देख देख करके, प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, वहाँ पे 40-45 वीडियोज है। अगर आप ड्राइंग बनाओगे तो आप लाइन फ्रंट टॉप साइड में किसमें लंबाई चौड़ाई दिख रही है, लाइनिंग कैसे खींची जाती है, ये सब आपको पता होगा। जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी तब एक क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। सेंटर लाइन को के रूप में खींचा जाता है कि सेंटर लाइन को हम किस रूप में खींचते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, लगातार संकीर्ण रेखा, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं हम, कंटिन्यू नैरो लाइन, कंटिन्यूअस नैरो लाइन। संकीर्ण का मतलब पतला से है, ठीक है। कंटिन्यूअस नैरो लाइन, डैश डैश, इसको क्या कह सकते हो आप, डैश डैश नैरो लाइन। अगला क्या है, लंबे डैश डॉट संकीर्ण रेखा, मतलब लॉन्ग डैश डॉट और नैरो लाइन। ठीक है, क्या इसको कह सकते हैं आप, लॉन्ग डैश डॉट नैरो लाइन। और लास्ट वाला क्या है, लंबे डैश दो डॉट संकीर्ण रेखा, मतलब लॉन्ग डैश। अभी मैं आपको बना के बताऊंगा तो क्लियर समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिए। दो डॉट मतलब टू डॉट और संकीर्ण रेखा मतलब नैरो लाइन। नैरो लाइन होती है और एक थिक लाइन होती है। नैरो लाइन को आप थिन लाइन भी बोल सकते हो, पतली रेखा बोल सकते हो, और एक थिक लाइन होती है, मोटी लाइन होती है। तो पहली चीज क्या है, सेंटर रेखा को किस रूप में दिखाते हैं, तो आप सीरियल से देखते चलते हैं। पहला क्या कह रहा है, लगातार संकीर्ण रेखा, कंटिन्यू नैरो लाइन, मतलब लगातार लाइन खींची गई हो लेकिन कैसे नैरो हो, पतली रेखा हो, तब उसको कौन सी रेखा होती है, तब वह कौन सी रेखा होती है। ठीक है, तो जब हम पतली और लगातार ऐसे नैरो लाइन खींचते हैं, पतली और लगातार कंटिन्यू रेखा खींची गई हो, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, तो यह हमारा, हम इसको मतलब किस चीज को दिखाते हैं इस लाइन के द्वारा, तो इसको दिखाते हैं प्रोजेक्शन। इसको दिखाते हैं प्रोजेक्शन लाइन को दिखा सकते हो आप, प्रोजेक्शन लाइन को इसके द्वारा। या फिर जो हमारी डायमेंशन लाइन होती है, डायमेंशन लाइन दिखाने के लिए ऐसे करते हैं ना, जैसे एक लाइन खींच देते हैं और दोनों साइड एरो बना देते हैं। तो एरो बनाने के बाद बीच में जो लाइन खींची गई है यह हमारी कैसी होती है, तो कंटिन्यू नैरो लाइन होती है। मतलब हम डायमेंशन लाइन भी इसके द्वारा दिखाते हैं, किसके द्वारा, नैरो कंटिन्यू लाइन के द्वारा। डायमेंशन लाइन को भी हम दिखा सकते हैं, डायमेंशन लाइन को। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन, डायमेंशन। और हैचिंग, जो कटे हुए भाग होते हैं कहीं पे, इस टाइप से कटे हुए भाग को तो ऐसे तिरछी लाइनों के द्वारा दिखाया जाता है ना, तो इसको हैचिंग बोलते हैं। तो हैचिंग लाइन में भी यही लाइन यूज की जाती है, कौन सी, कंटिन्यू नैरो लाइन। तो मतलब हैचिंग लाइन भी इसके द्वारा दिखाया जाता है, हैचिंग लाइन। ठीक है, और डायगोनल मतलब विकर्ण के रूप में खींचा गया हो तब भी ये लाइन यूज की जाती है। एक्सटेंशन लाइन के रूप में यह लाइन यूज की जाती है। तो मतलब सेंटर लाइन तो नहीं यूज की जाती है। तो पहला ये वाला पता चल गया कि जहां पे कंटिन्यू नैरो लाइन होगी कहाँ यूज होगा, प्रोजेक्शन लाइन में, डायमेंशन लाइन में, हैचिंग लाइन में, आपका एक्सटेंशन लाइन में, ऐसी जगहों पर यूज होता है। और कैसी लाइन होती है, वह बिल्कुल पतली और सीधी रेखा खींची गई होती है, उसी को कहते हैं। डैश डैश संकीर्ण रेखा क्या होता है, तो यह लाइन डैश डैश के रूप में खींची गई होती है। डैश डैश मतलब इस टाइप से, इनकी लंबाई बराबर होती है। जो डैश डैश होता है इनकी लंबाई बराबर होती है और इनके बीच में जो गैप छोड़ा जाता है वह भी बराबर रहता है। ठीक है, तो यह डैश डैश के रूप में पतली रेखा ही होती है, मोटी नहीं रहेगी, पतली रेखा ही रहेगी, क्योंकि लिखा ना डैश डैश नैरो लाइन मतलब पतली रेखा। तो इसको किसको दिखाने के लिए यूज करते हैं, तो किसी कटे हुए भाग को, हिडन भाग को, छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए यह लाइन यूज की जाती है। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, हिडन लाइन बोलते हैं। इस लाइन को बोला जाता है हिडन लाइन। क्या बोलते हैं, हिडन लाइन बोलते हैं। और एक कटे या छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो वही होता है डैश डैश नैरो लाइन। अगला कह रहा है लॉन्ग डैश डॉट नैरो लाइन, मतलब लॉन्ग डैश होगा और साथ में डॉट भी होगा। कैसा, ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग डैश मतलब एक लंबा डैश और फिर बीच में एक डॉट, फिर उतना ही गैप छोड़ करके एक लंबा डैश और फिर बीच में एक डॉट, फिर लंबा डैश और बीच में एक डॉट और फिर लंबा डैश, इस टाइप से लाइन। समझ रहे हैं,
इनमें जो डैश होता है ना, जो लंबा डैश होता है हमारा, इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है और इनके बीच में जो गैप छोड़ा जा रहा है वो भी बराबर होता है और बीच में सेंटर में डॉट लगा होता है। कुछ जगहों पे डॉट न लगा करके ऐसे भी करते हैं, लंबा डैश और गैप में छोटा सा भी डैश दे देते हैं, फिर लंबा डैश फिर गैप में छोटा सा डैश, ऐसे भी किया जाता है। दोनों चलता है पर डॉट वाला हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। लंबा लाइन और बीच में डॉट, फिर लंबा डैश फिर डॉट, लंबा डैश डॉट। तो यह जो लाइन होती है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन। यह किसी भी ड्राइंग में सेंटर को दिखाने के लिए, सेंटर को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो इस टाइप की लाइन होती है इसी को बोला जाता है सेंटर लाइन। और यहाँ पे पूछा भी था सेंटर रेखा या सेंटर लाइन को किसके रूप में खींचते हैं, तो लंबे डैश और डॉट के रूप में, लंबे लंबे डैश और डॉट के रूप में सेंटर लाइन को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट ऑप्शन है लॉन्ग डैश टू डॉट नैरो लाइन, इसका क्या मतलब है, मतलब यह जो रेखा खींची जाएगी इस टाइप से होगी। रुकिए मैं इधर ही कर देता हूं। यह जो लंबी डैश है ना, तो इसमें भी लंबा डैश होगा लेकिन टू डॉट नैरो लाइन, मतलब बीच में दो डॉट होंगे, एक डॉट दो डॉट, फिर आई बात समझ में, फिर लंबी लाइन फिर एक डॉट दो डॉट फिर लंबी लाइन, जैसा कि मैंने बताया ये सब बराबर ही रहते हैं, एक डॉट दो डॉट फिर लंबी लाइन, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे ऐसे भी इसको दिखाता है कि डैश फिर छोटे छोटे डैश फिर बड़ा वाला फिर छोटे छोटे फिर बड़ा वाला फिर छोटे छोटे। तो इसमें देख रहे हैं ना, एक लॉन्ग डैश है, लॉन्ग डैश मतलब लंबा डैश है, फिर दो डॉट, बीच में दो डॉट आ रहे हैं या दो छोटे डैश टाइप के आ रहे हैं, दो डॉट आ रहे हैं फिर लंबा डैश आ रहा, फिर दो डॉट आ रहे हैं फिर लंबा डैश आ रहा, फिर दो डॉट आ रहे हैं, इसलिए इसको लंबा डैश दो डॉट लाइन बोलते हैं। और इसको जो है हम लोग, ठीक है, कटिंग प्लेन में यूज करते हैं। इस लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं, कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं, कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूज या फिर दो एडजेसेंट पार्ट, मतलब जो सटे हुए पार्ट जो होते हैं वस्तुओं के, उसको दिखाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारी लाइनें हो गई और यहाँ पे कौन सा सही होगा ये भी आपने देख लिया, ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे नोट करेंगे तभी याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीन दृश्यों से दिखने वाले एक वस्तु के प्रोजेक्शन को, ध्यान से समझिए कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ने में आगे पीछे किया तो तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके कहने का तात्पर्य समझिए, तब समझ में आएगा। पेपर में आपके इंग्लिश में भी आएगा, तो थोड़ा हिंदी वाला, जबकि पता है ड्राइंग का इंग्लिश ज्यादा आसान है, इंग्लिश आप पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, हिंदी जबकि पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए कह रहा है कि तीन दृश्यों से दिखने वाले, मतलब तीन व्यूज में दिखने वाला एक वस्तु का प्रोजेक्शन है। एक वस्तु के प्रोजेक्शन को कैसे दिखाया गया है, अगर आप देखा जाए तो हिंदी भी थोड़ा सही है, एक वस्तु के प्रोजेक्शन को तीन दृश्यों में दिखाया गया है, तो उसको क्या कहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि एक वस्तु के प्रोजेक्शन को, एक वस्तु थी उसके प्रोजेक्शन को कैसे दिखाया गया है, तीन व्यू में दिखाया गया है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, फ्रंट व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं और साइड व्यू बनाते हैं। मतलब किसी वस्तु के प्रोजेक्शन को हम तीन व्यूज में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक में बनाते हैं। भाई ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, मतलब वस्तु के प्रोजेक्शन को हम तीन दृश्यों में बांट देते हैं, थ्री व्यूज में बांट देते हैं, उसी को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी वही क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि तीन दृश्यों में दिखने वाला एक वस्तु का प्रोजेक्शन, कि एक वस्तु का प्रोजेक्शन तीन दृश्यों में दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा है, ऑर्थोग्राफी है। कौन सा है, ऑर्थोग्राफी है, ठीक है। यह तिर्यक को जो है हम लोग ऑब्लिक बोलते हैं, हिंदी शायद थोड़ा अजीब लग रहा हो। सममिति को आइसोमेट्रिक बोलते हैं। सममिति आपको ना समझ में आया, पर आइसोमेट्रिक अगर आप ड्राइंग पढ़े होंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। और परिप्रेक्ष्य को पर्सपेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव। अभी मैं आगे इनको बताऊंगा अभी थोड़ा थोड़ा कि इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा, अभी इसको देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कह रहा है आमतौर पर आर्किटेक्ट के द्वारा उपयोग किए जाने वाले पिक्चरात्मक प्रोजेक्शन का प्रकार होता है। आमतौर पर किसके द्वारा, आर्किटेक्ट, ठीक है, जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो यूज करते हैं आर्किटेक्ट वगैरह, जो मतलब आपके जो आर्ट वगैरह बनाने वाले होते हैं उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है। या जो भवन का, मकान का जो नक्शा वगैरह बनाते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, आपके नक्शा वगैरह बनाने वाले। तो उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पिक्चरात्मक प्रोजेक्शन, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो हमारा आमतौर पर आर्किटेक्ट के द्वारा उपयोग किए जाने वाला पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है,
प्रोजेक्शन का प्रकार होता है कि मतलब जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है वो कौन से किसका प्रकार है एक तरह से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जो आर्किटेक्ट यूज करता है, मतलब एक तरह से यह पूछ रहा है कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का कौन सा प्रकार आर्किटेक्ट के द्वारा यूज किया जाता है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का कौन सा टाइप, कौन सा प्रकार आर्किटेक्ट के द्वारा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा डिटेल में, बस ध्यान दीजिएगा, इसको आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी चीज क्या है यहाँ पे देखना आप कि जो हमारा प्रोजेक्शन होता है जनरली, हमारा प्रोजेक्शन दो टाइप का होता है, ध्यान देना। प्रोजेक्शन जो हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ते हैं ना, प्रोजेक्शन हमारा दो टाइप का होता है, ठीक। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है हमारा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ठीक, तब मजा आएगा, ठीक। एक होता है हमारा क्या, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ठीक है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हो गया। दूसरा होता है हमारा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। तो मेन हमारे दो टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफी। जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है हमारा, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, ठीक है, ऑब्लिक, ऑब्लिक, और तीसरा होता है हमारा आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक। जबकि जो हमारा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होता है, यह सिर्फ हम 2 टाइप का बनाते हैं, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में, जिसे बोला जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, ये चीज है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है प्रोजेक्शन में, पिक्टोरियल ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन वह प्रोजेक्शन होता है जिसमें हम जो व्यूज बनाते हैं वो 3 व्यूज मतलब 3 दृश्यों में दर्शाया जाता है, जिसमें हमें सिर्फ 2 डायमेंशन का पता चलता है। जो भी आपने देखा होगा, हमने पीछे बनाया था फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, हमने बताया था ना कि फ्रंट वाले में क्या क्या आ रहा था, फ्रंट वाले में लंबाई और ऊंचाई का पता चल रहा था, टॉप वाले में लंबाई और चौड़ाई का पता चल रहा था, साइड वाले में चौड़ाई और ऊंचाई का पता चल रहा था। मतलब अगर हम कोई भी व्यूज ले रहे थे तो उसमें सिर्फ हमें 2 डायमेंशन का पता चल रहा था, या तो लंबाई चौड़ाई, या चौड़ाई ऊंचाई, या ऊंचाई लंबाई, इस टाइप से था, ठीक है। तो वही चीज ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन वह प्रोजेक्शन होता है जो 3 दृश्यों में बनाया जाता है और उसमें हमें एक प्रोजेक्शन से सिर्फ 2 डायमेंशन का पता चलता है। मतलब ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन एक तरह से 2D होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हमारा 3 डायमेंशनल होता है और एक ही फिगर को देख करके हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का पता चल जाता है। जिसे एक ही फिगर को देख करके अगर हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज का पता चल जाए तो वह पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है। सिर्फ 2 का पता चले तो वह ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हमारे 3 टाइप के हैं, पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक, ठीक है, ये 3 टाइप के हैं। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव में क्या होता है? जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है यही आर्किटेक्ट के द्वारा यूज किया जाता है, जो कि भवन, नक्शा, मकान या कोई चित्र वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसे आपको चित्रीय प्रक्षेप भी कहते हैं पिक्टोरियल को, ठीक है। तो चित्र वगैरह या जो आर्किटेक्ट जो कला वगैरह बनाता है वह पर्सपेक्टिव के अंतर्गत आता है, ठीक है। भवन के नक्शे वगैरह सब बनाना किसके अंतर्गत आता है? पर्सपेक्टिव के अंतर्गत आता है। यही हमारा कौन बनाता है? आर्किटेक्ट के द्वारा यह यूज किया जाता है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में। जो ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक है हमारे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में, यह दोनों हमारा इंजीनियर के द्वारा यूज किया जाता है, आपका ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक। तो ठीक है, ध्यान रहेगा, आर्किटेक्ट के द्वारा पर्सपेक्टिव और इंजीनियर वगैरह के द्वारा हमारा ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक। ऑब्लिक में क्या होता है? ऑब्लिक में हमारी इसमें भी 3 लाइनें होती हैं। एक लाइन जो होती है वह हॉरिजॉन्टल के समांतर, वस्तु में 3D है ना, 3 डायमेंशन होगा ना, तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल के समांतर और दूसरी लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर, कह लीजिए 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा यूज होता है, या 30 या 60 भी कभी कभी ले लेते हैं। और तीसरी लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तो इस तरह से हमारा ऑब्लिक वाला बनता है 1, 2, 3 3 डायमेंशनल।
आइसोमेट्रिक में क्या होता है, इसमें भी जो एक लाइन होगी हमारी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी, सॉरी आइसोमेट्रिक में दोनों लाइनें हमारी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर होती है, एक इधर और एक हमारा हॉरिजॉन्टल के लंबवत होता है। यह दोनों लाइन जो हो गई हमारी 30 डिग्री पर और 30 डिग्री पर। जब हमारी वस्तु की दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर होती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। और जब एक हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो, एक 45 डिग्री पर हो, इस टाइप से हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑब्लिक। तो ये ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो पर्सपेक्टिव वाला था यह आर्किटेक्ट के द्वारा यूज किया जा रहा था ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में कि क्या सही होगा, पिक्टोरियल का कौन सा टाइप यूज किया जाता है आर्किटेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन था ऑर्थोग्राफी, तो ऑर्थोग्राफी तो बिल्कुल अलग हो गया। तिर्यक का मतलब होता है ऑब्लिक, और ठीक है, और परिप्रेक्ष्य को इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव। इसलिए मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूं कि इंग्लिश थोड़ा ज्यादा आसान होगा हिंदी की अपेक्षा। आपके पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सममिति में क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कहते हैं, आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको कि आर्किटेक्ट कौन सा यूज करता है, पिक्टोरियल का पर्सपेक्टिव वाला यूज करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोजेक्शन कोड संकेत के लिए संतुष्टि किए जाने वाले प्रतीक एक के फ्रस्टम के दो दृश्य को दिखाता है। ध्यान से समझिएगा, प्रोजेक्शन कोड का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन एंगल। अब प्रोजेक्शन एंगल क्या है, तभी मैंने आपको बताया कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारा दो टाइप का होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। दोनों प्रोजेक्शन को पहचानने के लिए एक सिंबल बनाया गया था, दोनों प्रोजेक्शन को पहचानने के लिए। जैसे फर्स्ट एंगल होता है और थर्ड एंगल होता है, ठीक है। थर्ड वाले में सीधा बनता है, ठीक है। इस टाइप से हमारे कोण बनाए जाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को पहचानने के लिए। अगर हम इसके आगे जो है, जैसे बन गया हमारा नाम इस टाइप से, तो ये जो बड़ी वाली लाइन है, छोटी वाली लाइन, तो जो बड़े वाली लाइन है उसके बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से यहाँ तक का रेडियस लेंगे, उसी लाइन के बराबर का एक सर्कल बना देंगे इस साइड, और जो छोटी वाली लाइन है इसके बराबर का एक सर्कल बना देंगे, ऐसे बनता है। तो इस टाइप का जो सिंबल बनता है हमारा, तो यह किसको डिनोट करता है, अगर कहीं पे इस टाइप का सिंगल बनाया गया आपके ड्राइंग पर, तो इसका मतलब जो ड्राइंग बनी हुई है वो किसमें बनी हुई है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनी हुई है। किसमें बनी हुई है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जस्ट उल्टा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है सिंबल में। मतलब क्या करना है आपको, इस वाली चीज को इधर कर देना है और इसको इधर कर देना है, मतलब इसका उल्टा कर दोगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट ही है, थर्ड एंगल सीधा होता है और उसको उल्टा करने पर फर्स्ट एंगल बन जाता है। तो मतलब यह वाला जो चीज है इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, सेम ऐसे ही हो गया, और इसको इधर रख दीजिए सर्कल को, जो बड़ा वाला है उसके बराबर बड़ा वाला, जो छोटा वाला है इसके बराबर छोटा वाला, ये बराबर होता है। मतलब ये जो लंबाई है इसकी वही इसका डायमीटर होना चाहिए, ये जो लंबा चौड़ाई है इसकी ये बड़े वाले का डायमीटर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है बनाने का। तो जो ऊपर वाला आपका बन जाएगा, अगर कहीं ऐसे सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल। इस सिंबल को देख करके आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा प्रोजेक्शन किस में बना हुआ है, तो ये सिंबल देख करके आप ऐसे पहचान सकते हो। याद करने का तरीका, अगर देखिए ये गोला हमारा बड़ा वाला ना, मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो कैसे याद रहे। ये देख रहे हैं ना, इसमें जो है छोटा गोला है, बड़ा गोला है, इसकी पहली लाइन छोटी है, तीसरी बड़ी है, जबकि इसमें गोले के नजदीक जो है पहली वाली लाइन बड़ी है। तो अगर पहली लाइन बड़ी तो फर्स्ट एंगल, अगर दूसरी लाइन बड़ी तो थर्ड एंगल। ये ध्यान रखना, फर्स्ट एंगल मतलब पहली लाइन बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए सर्कल के नजदीक पहली वाली लाइन बड़ी है इसकी ना, तो फर्स्ट एंगल है। इसमें सर्कल के नजदीक पहली वाली लाइन नहीं बड़ी है, दूसरी वाली लाइन बड़ी है, तो ऑटोमेटिक वह सेकंड हो जाएगा, कह लीजिए थर्ड एंगल हो जाएगा। तो ये याद करने का बस तरीका था कि अगर सर्कल के नजदीक में पहली वाली लाइन बड़ी है फर्स्ट एंगल, फर्स्ट बड़ा है तो फर्स्ट एंगल, फर्स्ट वाला छोटा है तो थर्ड एंगल, ऐसे थोड़ा याद रहेगा आपको, ठीक है।
तो ये पूछ रहा था प्रोजेक्शन एंगल के लिए संतुष्टि के लिए जो प्रतीक हमें जो चिन्ह दिखा रहे हैं, तो प्रतीक एक के फ्रस्टम का मतलब होता है छिन्नक, क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं, काटा गया होता है, ठीक है, छिन्नक। तो वही कह रहा है कि फ्रस्टम के दो दृश्य को दिखाता है, कि यह जो चिन्ह हम सिंबल दिखाते हैं यह किसके दो दृश्यों को दिखाता है, वर्ग पिरामिड के छिन्नक, वहां पे खाली स्थान में भरना है, वर्ग पिरामिड का फ्रस्टम होगा, त्रिभुज पिरामिड का फ्रस्टम होगा, शंकु का फ्रस्टम होगा, इनमें से कोई एक। तो जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी होगा, शंकु का फ्रस्टम होता है। कैसे, अभी आप देख लो, जो हमारा शंकु होता है ना, शंकु इसी टाइप से तो होता है, ठीक है, इस टाइप से शंकु होता है। शंकु को छिन्नक का मतलब होता है जब शंकु को ऊपर से काट दिया जाता है एक निश्चित ऊंचाई से, जब हम ऊपर से काट देते हैं तो जो आकृति बनती है उसको छिन्नक कहते हैं। तो जब ऊपर से शंकु यह था हमारा ना, शंकु को अब हमने क्या किया, ऊपर से काट दिया, जब ऊपर से काट देंगे तो इसकी आकृति कैसी बन जाएगी, कुछ इस टाइप से हो जाएगी, और यह ऐसे दिखेगा। शंकु को हमने क्या किया, शंकु को ऊपर से काट दिया, ठीक है, शंकु को ऊपर से काट दे तो ऐसा बन गया। अब इसको जब हम फ्रंट से देखेंगे, इसको फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे ही तो बनेगा, इसको आप लिटा दीजिए, फ्रंट से देखेंगे तो भाई ऐसे ही तो जैसे इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पे लिटा करके बनाया हुआ, इसी फिगर को यहाँ पे लिटा करके बनाया। तो ये फ्रंट भी हो गया। टॉप से देखेंगे तो आपको एक नीचे वाला सर्कल दिखाई देगा, एक ऊपर वाला, ऊपर क्या है आपका छोटा सर्कल है और नीचे बड़ा सर्कल है। तो फ्रंट से देखने पे यह वाला फिगर बना, और टॉप से देखने पे एक यह गोला और एक यह गोला, दो गोला बनेगा। तो यही चीज इस सिंबल में हम दिखाते हैं, मतलब जो हम प्रोजेक्शन एंगल के लिए जो संकेत यूज करते हैं वो किसका फ्रस्टम होता है, किसका छिन्नक होता है, तो शंकु को होता है। शंकु को काट दिया जाता है तो वो छिन्नक बन जाता है, और उसी के दो दृश्य को हम लोग इसमें यूज करते हैं प्रोजेक्शन के एंगल को दिखाने में। तो इसीलिए ऑप्शन क्या सही होगा, शंकु सही होगा, क्योंकि हमने शंकु को काट करके ऐसा बनाया है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने वो बना करके दिखा दिया कि आपको याद रहेगा कि शंकु को काटते हैं तब वो उस आकृति का बनता है। अगला है सममिति दृश्य में प्रोजेक्शन होता है। सममिति का मतलब आइसोमेट्रिक दृश्य, आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू की बात कर रहा है। आइसोमेट्रिक व्यू में प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग समतल प्रोजेक्शन, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि वह एक बिंदु पर जाकर के एकत्रित हो जाए। जब लाइनें किसी एक बिंदु पर जाकर के एकत्रित हो जाती है, केंद्रित होती है, तो उसी को कहते हैं कन्वर्जिंग। समतल प्रोजेक्शन के समांतर, कि जो हमारा आइसोमेट्रिक में व्यू बनेगा वह समतल प्रोजेक्शन के समांतर में बनेगा। या फिर डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का मतलब अभिसारी होता है एक तरह से, ठीक है, अपसारी सॉरी। तो वह डाइवर्जिंग हो जाना मतलब फैल जाती है। जब एक ही बिंदु पे केंद्रित हो जाए तो कन्वर्जिंग, और फैल जाए तो डाइवर्जिंग। या लास्ट ऑप्शन है समतल प्रोजेक्शन के लंबवत। तो जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में प्रोजेक्शन होता है वो कैसे बनता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, समतल प्रोजेक्शन के लंबवत बनता है, ठीक है। जो भी हम व्यू वगैरह बनाते हैं तो लंबवत में ही तो बनाते हैं। देखिए लाइनें, फ्रंट भी, टॉप भी, साइड भी, जो भी बनाएंगे सब क्या होता है, इनकी लाइनें एक दूसरे के लंबवत में रहती है। तो इसीलिए कह रहा था जो आइसोमेट्रिक व्यू में हमारा प्रोजेक्शन बनेगा तो समतल प्रोजेक्शन के लंबवत सब बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य एक डिवाइडर के द्वारा सर्व नहीं किया जाता है। डिवाइडर आप लोग जानते ही होंगे, दोनों साइड नोक वाला पॉइंट होता है, इस टाइप से बना होता है डिवाइडर हमारा। ये दोनों हमारे एक जगह पे पिवट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, डिवाइडर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इधर भी नोक होती है और इधर भी होती है, इस तरह से डिवाइडर होता है। तो वही पूछ रहा है कि जो डिवाइडर होता है हमारा, इसके द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है, समान भागों की एक संख्या में रेखाएं या वक्र को विभाजित करना। मतलब कोई रेखा या वक्र है उसको हम समान भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यह सही बात है, हम भाई डिवाइडर के द्वारा इस पे एक निशान ले लेंगे और उसी निशान को ऐसे लगाते जाएंगे तो ये लाइनें हमारे समान भागों में विभाजित हो जाएंगे। तो डिवाइडर के द्वारा यह किया जा सकता है। दूसरा, ड्राइंग के एक भाग से दूसरे भाग तक ट्रांसफर मापना। कहने का मतलब यह कह रहा है कि टू ट्रांसफर द मेजरमेंट, यह क्या कहना चाह रहा है कि टू ट्रांसफर द मेजरमेंट
ड्राइंग के एक भाग से, मतलब हम मेजरमेंट को ट्रांसफर करेंगे, जो माप है उसको एक भाग से ड्राइंग के दूसरे भाग पर ट्रांसफर किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। मान लीजिए ड्राइंग है कहीं पे बना हुआ, यहाँ पे कोई भाग का माप ले लिया आपने और इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइडर उठाएंगे, दोनों नोक को फैला के डिस्टेंस भर लेंगे, फिर दूसरी साइड ले आकर के यहाँ पे दबा देंगे, दोनों पॉइंट का निशान लग जाएगा, तो हमने ड्राइंग के एक भाग से दूसरे भाग तक इस माप को ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर किया जा सकता है माप को, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है बड़े आकार के ड्राइंग का संक्षिप्त आकार को पूर्ण आकार बनाना। इन लार्ज साइज की ड्राइंग है उसको रिड्यूस साइज का बनाया गया था। बड़े आकार के ड्राइंग का संक्षिप्त आकार को, मतलब कोई बड़े आकार की ड्राइंग थी उसका रिड्यूस साइज था, उसको देख करके क्या पूर्ण आकार का बनाया जा सकता है, तो यह अलग चीज है। कोई ड्राइंग है बड़े आकार की, वो संक्षिप्त आकार मतलब रिड्यूस साइज है, बड़े आकार की ड्राइंग का रिड्यूस साइज है, छोटा साइज है, उसको पूर्ण आकार में बनाना है, तो वह इसकी मदद से संभव नहीं है, डिवाइडर की मदद से, उसके लिए हमें और भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यह डिवाइडर वाला हमारा ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा कि डिवाइडर के द्वारा यह काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जबकि लास्ट क्या कह रहा है, ड्राइंग पर समान दूरियों की एक श्रेणी खत्म करना। वही बात हो गई कि ड्राइंग पर हमें क्या करना हो, एक सीरीज बनानी हो समान दूरियों की, तो समान दूरी के लिए भाई तो डिवाइडर का यूज किया ही जाता है, उसके द्वारा समान दूरियों में उसे बांटा जा सकता है, तो ये ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, BIS के संतुति के अनुसार, मतलब BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है हमारा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अनुसार अक्षरों का झुकाव, जो लेटरिंग लिखते हैं हम लोग, लेटरिंग होता है आपका ना, लेटरिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग कैपिटल लेटर में जो हमारा ABCD ये सब लिखा जाता है, लेटरिंग होता है ये सब, ठीक है, ये सब जो हम लिखते हैं, तो वही कह रहा है कि इसमें हमारा एक तो नॉर्मल होता है, गोथिक लेटर होता है जो हम सीधा लिखते हैं, और एक होता है जिसको हम लोग थोड़ा झुका करके लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा झुका करके लिखा जाता है। तो ये जो झुका करके लिखा जाता है, तो वही चीज पूछा हुआ है कि इसका झुकाव कितना होता है, इसका झुकाव कितना होता है। तो BIS के अनुसार 75 डिग्री, 70 डिग्री, 65 डिग्री, 60 डिग्री, तो जो झुकाया जाता है अक्षरों को वह कितना होता है, तो उसका जो झुकाव होता है, यह वाली लाइन, मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से वर्टिकल से बात करें तो यह 15 डिग्री होता है, पर यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए, ये वाला जो होता है यह 75 डिग्री होता है। तो ये इसी को पूछता है कि यह मतलब जो झुका करके लिखा जा रहा है कितने एंगल पर लिखा जा रहा है, तो ये 75 डिग्री के एंगल पर झुका करके लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कि ये BIS के अनुसार जो लेटरिंग होती है उसमें जो हम वो अक्षर को जो झुका करके लिखते हैं, इंक्लाइंड जो लेटर होते हैं, इंक्लाइंड लेटर का जो एंगल होता है वह 75 डिग्री होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैंने PDF आपको बता दिया आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। और हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।